बार इंडो पैसिफिक में अमेरिका भारत क्यों उतरे हैं, जानेंगे। बांग्लादेश में एकदम से अचानक से पलटी क्यों मारी है और भारत के साथ दोस्ती की बात क्यों कर रहा है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैश्विक कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के मंच पर अमेरिका बांग्लादेश भारत के बीच संबंध एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख की भारत यात्रा, बांग्लादेश में अमेरिकी सहायता में कटौती, भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी दबाव ने इस त्रिकोणीय संबंध को सुर्खियों में ला दिया है। ये स्थिति न केवल दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जियोपॉलिटिकल समीकरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की ऐतिहासिक नींव की भी याद दिला रही है। 20 मार्च को एक आर्टिकल आता है, अमेरिकी इंडो पैसिफिक के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पापारो ये नई दिल्ली में भारत के बड़े सैन्य अधिकारियों और नागरिक नेतृत्व के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत अमेरिकी सैन्य संबंधों को मजबूत करना था, जिसमें अगले 10 सालों के लिए रक्षा ढांचे को नवीनीकृत करने की संभावना पर चर्चा हुई। ये बैठक रायसीना डायलॉग के दौरान हुई, जो भारत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। पापारो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। चर्चा में समुद्री खतरे, वैश्विक सुरक्षा और व्यापार के लिए जोखिम, स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करने के लिए सहयोगियों के साथ काम करने की आवश्यकता और सैन्य तैयारियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव रहित प्रणालियों के एकीकरण जैसे मुद्दे शामिल थे। इस बैठक में कॉम्पैक्ट पहल और क्वाड जैसे रक्षा सहयोग पर जोर दिया गया। यह यात्रा उस समय हुई है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और बांग्लादेश में स्थिरता ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में अपने सैन्य संबंधों को अभूतपूर्व स्तर तक पहुँचाया है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा टेक्नोलॉजी साझा करना और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान शामिल है। पापारो की ये यात्रा इस बात का संकेत है कि दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यूएसएड के माध्यम से विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगा दी, जिसका असर बांग्लादेश पर पड़ा। मार्च 2025 की शुरुआत में कनाडा ने बांग्लादेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए $272.1 मिलियन की सहायता की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जलवायु कार्रवाई पर ध्यान दिया गया। लेकिन अमेरिका द्वारा सहायता में कटौती ने बांग्लादेश की चिंता पैदा कर दी, जो पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके नेतृत्व में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। और इस बदलाव के बाद से देश में हिंसा, आर्थिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। अमेरिका ने पहले बांग्लादेश को मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग दी थी, लेकिन ट्रंप की नई नीति ने इस सहायता को रोक दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कटौती बांग्लादेश में अमेरिकी प्रभाव को कम कर सकती है, जिससे भारत और अन्य देशों को इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस संदर्भ में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर ने नवंबर 2024 में बांग्लादेश का दौरा किया था, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन सहायता में कटौती के बाद बांग्लादेश के साथ अमेरिका के संबंधों में अनिश्चितता बढ़ गई। ये स्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश उसका निकटतम पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के लेकर दबाव तो बनाया, लेकिन अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं। बांग्लादेश में क्या 1971 वाली कहानी एक बार फिर से होने की दिशा में बढ़ रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के बाद से पतन बढ़ा था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के यूनुस सरकार ने एक अजीब सा डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन में देखने को मिल रहा है कि यूनुस सरकार ने कहा कि हम आवामी लीग को बैन करने नहीं जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पहले कह रहे थे
कि हम अवामी लीग को बैन करेंगे, पर यहाँ पर एकदम से सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी सरकार का अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का इरादा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पार्टी के उन नेताओं को देश की अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा जो हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों में शामिल पाए गए। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के दौरान आया, जिसका नेतृत्व कम्फर्ट एरो कर रहे थे। यूनुस ने यह भी कहा कि सरकार ने चुनाव के लिए 2 संभावित सीमाएं तय की है। इन तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। और उसके बाद इस घोषणा ने बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य में एक नई बहस छेड़ दी है। अवामी लीग जो कभी देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी थी और हसीना के देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद कई नेता या तो छिप गए हैं या जेल में हैं या विदेश हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो कई लोगों को आश्चर्य है। वो छात्र जो लड़ रहे थे उनको लग रहा है कि आखिरकार ये क्या हो गया है। और यूनुस ने क्या कहा? यूनुस ने कहा कि हमारा उद्देश्य व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना है, न कि पूरी पार्टी को नष्ट करना। जिन लोगों ने अपराध किए जैसे हत्या या मानवता के खिलाफ अपराध, उन्हें अदालत में जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अवामी लीग के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में भेजने का विकल्प अभी खुला है। खास करके जुलाई विद्रोह के दौरान संभावित अपराधों की संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट के बाद यूनुस ने कहा कि यह मेज पर है, हम विचार कर रहे हैं। चुनाव की समय सीमा को लेकर यूनुस ने 2 विकल्प प्रस्तुत किए। पहला, अगर राजनीतिक दल केवल सीमित सुधार चाहते हैं तो दिसंबर 2025 में चुनाव होंगे, और दूसरा, व्यापक सुधारों की मांग होती है तो जून 2026 तक चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे पास चुनाव की तारीखें बदलने का कोई कारण नहीं है, ये प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी। इसके साथ ही यूनुस ने यह भी बताया कि सहमति निर्माण आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है और जुलाई चार्टर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है, जो आने वाले महीनों में सरकार की नीतियों के लिए मार्गदर्शक होगी। इसके अलावा यूनुस ने रोहिंग्या संकट पर भी बात की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह के प्रतिनिधियों से कहा कि बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता जुटाने की कोशिश कर रहा है। इस सप्ताह रोहिंग्या विद्रोही नेता अताउल्लाह की गिरफ्तारी को उन्होंने शांति और स्थिरता की दिशा में एक कदम बताया। प्रतिनिधि मंडल ने इस कदम की सराहना की और म्यांमार के रखाइन राज्य को कंट्रोल करने वाली अराकान सेना के साथ बातचीत बढ़ाने का सुझाव दिया। यूनुस ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की इच्छा जताई, लेकिन भारतीय मीडिया से फैल रही गलत सूचनाओं पर अफसोस भी जताया है। अब देखना होगा कि क्या भारत के साथ रिश्ते सही में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। 1975 के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जो अराजकता फैली थी वह आज के संकट से अलग नहीं है। उस समय सैन्य शासन ने राजनीतिक दलों को कुचलने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में लंबे समय तक अस्थिरता रही। आज यूनुस सरकार उस गलती को दोहराने से बच रही है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। अवामी लीग के नेताओं पर मुकदमा चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके समर्थक अभी भी सक्रिय हैं और विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा रोहिंग्या संकट और आर्थिक अस्थिरता जैसे मुद्दे भी सरकार के सामने हैं। यूनुस ने जिस तरह से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की बात की, वो दिखलाता है कि वो वैश्विक मंच पर बांग्लादेश की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अगर आंतरिक स्थिरता नहीं रही तो ये प्रयास प्रभावित हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस का ये बयान बांग्लादेश के लिए नई शुरुआत का संकेत है, जहां 1975 में सैन्य संगठन ने देश को अंधेरे में धकेल दिया था। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।